पहली बात तो यह है कि ओवैसी साहब जो हैं उनकी राजनीति में एक पक्ष के क़यादत की खुले तौर पर कही गई बात है। तो वो शुरुआत से जनता दल और समाजवादी पार्टी के तो संस्थापक सदस्य हैं। उनकी राजनीति में सिर्फ मुसलमानों की बात है नहीं। आज़म की राजनीति जो है वो सेक्युलर है। आज़म साहब जो है उनसे नाराज़गी की मुख्य वजह ये है कि उनका पूरा कैरियर फासिस्ट ताकतों के खिलाफ बोलने में गुजर गया है। तो इनका जेल से बाहर आना, बिहार चुनाव होने के बाद जेल में फिर से भेजा जाना, दिखाना कि बहुत बड़ा विक्टिम, ये शो करना कि सबसे ज़्यादा अत्याचार हिंदुस्तान में अगर किसी मुसलमान पे हुआ है तो आज़म खान पे हुआ है। तो साहनी को डिप्टी सीएम कैंडिडेट बनाया गया 2.5% के आसपास वोटिंग वाले को, उसका बहुत हार्ड रिएक्शन हुआ दिया। आरजेडी को उससे नुकसान पहुंचा। मायावती जो है वो इस मामले में थोड़ा बोल्ड डिसीजन ले लेती है, कम परवाह करती है लोगों की। चंद्रशेखर आजाद ने और असदुद्दीन ओवैसी ने मिलकर लड़ा है। हाँ। जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी भागीदारी। असदुद्दीन ओवैसी साहब के जो 5 विधायक जीते हैं ये पांचों पसमानदा है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इनकलाब हिंदी। मैं हूं आपके साथ माहिम खान। बिहार चुनाव खत्म हो गए हैं, नतीजे भी आ गए हैं। इसी बीच राजनीतिक दृष्टिकोण से ओवैसी साहब बहुत चर्चा का विषय बने हुए हैं। वो सीमांचल से 5 सीटें भी लेके आए हैं। इसी सबसे जुड़े मेरे कुछ सवाल हैं जो मैं सर से पूछूंगी। मेरे साथ मौजूद हैं इनकलाब हिंदी की मैनेजिंग एडिटर आस मोहम्मद कैफ सर। सर आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद माहिम। ओके, तो शुरू करें सर। ठीक है सर, मेरा पहला सवाल ये है कि आज़म खान फिर से जेल चले गए, तो इस बार वो किस मामले में जेल गए हैं? और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ओवैसी साहब बहुत कुछ बोलते हैं, जो लोगों को बुरा भी लगता है, तो उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, लेकिन आज़म खान पर कार्रवाई होती है हमेशा। हाँ, इस पर आप क्या मैं सोचते हैं? समझ रहा हूँ आपका मुख्य सवाल ही ये है कि हाँ। आज़म खान जो है वो तो कुछ कहते हैं तो जल्दी जेल चले जाते हैं हुँ। और ओवैसी साहब इतना कुछ कहते हैं तो वो उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। ये सवाल आप नहीं पूछ रही हैं, ये सवाल हज़ारों लाखों लोगों के मन में इस समय चल रहा है। हुँ। और इसका काउंटर जो आंसर है या इस पर जो क्लैरिफ़िकेशन है वो असदुद्दीन ओवैसी साहब के बेहद कट्टर समर्थक, जिन्होंने नई-नई शब्दावली, आलोचना की और गालियों की इज़ाद की है भारत की राजनीति में, हुँ। वो भी नहीं दे पा रहे हैं। वो इस पर शांत हो जाते हैं कि इसका क्या जवाब दें। हालाँकि इसका जवाब है। इसका बहुत मजबूत और बड़ा माकूल जवाब है। पहला तो ये है कि आज़म खां और असदुद्दीन ओवैसी 2 अलग-अलग नेता हैं, हुँ। लेकिन लोगों में चर्चा इसलिए होती है इस बात की, क्योंकि दोनों की जो पॉलिटिक्स है, उसको ये कहकर बात करते हैं कि भई वो मुसलमानों के एट्रोसिटीज़ और मुसलमानों को डिस्क्रिमिनेशन या मुसलमानों की वॉइस है, वॉइस ऑफ मुस्लिम्स है। हुँ। तो मैं इस दृष्टिकोण को भी आपको ये एक्चुअली कंपैरिज़न जो है, जो उनके समर्थक समूह उठाता है, ये कहता है कि आज़म साहब तो जेल चले जाते हैं, ओवैसी साहब नहीं जाते, तो इसको भी आज क्लियर कर ही देते हैं। पहली बात तो ये है कि ओवैसी साहब जो हैं, उनकी राजनीति में एक पक्ष के क़यादत की खुले तौर पर कही गई बात है। वो स्पष्ट कहते हैं कि मुसलमानों की क़यादत की बात वो करते हैं स्पष्ट। कहते हैं कि इनके पास नेता नहीं है, ये सेकुलर दलों की दरी बिछाते हैं और इनके पास नेता नहीं है, तो हम जो है इनको नेतृत्व देने की बात कर रहे हैं। ये वो स्पष्ट कहते हैं। जबकि आज़म खां जो है उनकी पॉलिटिक्स अगर आप देखो तो वो शुरुआत से जनता दल और समाजवादी पार्टी के तो संस्थापक सदस्य हैं वो। उनकी राजनीति में सिर्फ मुसलमानों की बात है नहीं, हुँ। जेन्युइनली। आज़म खां की जो सियासत है वो मुसलमान हैं ज़रूर, मगर उनकी जो सियासत है, उनका जो पॉलिटिकल एक्ट रहा है, वो सबके लिए रहा। जैसे मैं आपको ये बता दूँ कि आज़म खां जो हैं वो एक बार कुंभ के भी प्रभारी बने थे। कुंभ में के प्रभारी मंत्री थे वो, और कुंभ आयोजित कराने में उनका सफल आयोजन में योगदान था। हालाँकि उस समय एक घटना हुई, कुंभ में तो कोई घटना नहीं हुई। इस बार तो कुंभ में घटना हुई, भगदड़ हुई। हुँ। लेकिन जब आज़म खां प्रभारी मंत्री थे, उस समय कोई घटना नहीं हुई थी। मगर कुछ लोग जब घर वापस जा रहे थे, तो रेलवे स्टेशन पे भगदड़ हो गई थी। तो रेलवे स्टेशन की भगदड़ के लिए तो आज़म खां को नहीं, प्रभारी मंत्री का दोष नहीं कहा जा सकता। लेकिन ये है कि कुंभ आयोजन जिस प्रकार से किया गया था, अखिलेश यादव उस समय मुख्यमंत्री थे, तो उसकी विदेशों में भी तारीफ़ हुई थी। हालाँकि इस बार का जो कुंभ था वो थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा बड़ा था। तो आज़म जो हैं, उनका कंपैरिज़न अगर असदुद्दीन ओवैसी से राजनीतिक तौर पर करें, तो आज़म की राजनीति जो है वो सेक्युलर है। जैसे उन्होंने अपनी राजनीति में
एक बार ऐसा भी मौका आया, ये तो खैर आज सवाल आपने पूछ लिया, जब एक टीम वो आज़म खान को मुख्यमंत्री तक बनाना चाहती थी, हुँ, उत्तर प्रदेश का। वो ताकि प्रधानमंत्री बनने के लिए उत्तर प्रदेश की ग्राउंड काम आए। तो इसलिए वो आज़म खान साहब को जो है मुख्यमंत्री तक प्रेज़ेंट डिस्कशन में ना बात आई थी और उस मीटिंग में आज़म खान ने खुद ही मुलायम सिंह यादव का नाम मुख्यमंत्री के लिए प्रपोज़ किया था। इतना तो उनका कद है। इसके अलावा उनकी पूरी राजनीतिक करियर देख लीजिए। हुँ, उन्होंने अपने पूरे करियर में वो जातीय और धार्मिक भेदभाव की कोई बात सामने आई नहीं। जैसे वो टिकट के लिए लड़े, तो रुचि मीरा के टिकट के लिए लड़े। जब उनके रामपुर से उनके व्यक्ति आसिम रज़ा का टिकट नहीं हो पाया जिसका वो माँग रहे थे रामपुर लोकसभा से, तो एसटी हसन का टिकट काट करके उन्होंने रुचि मीरा का टिकट करवा दिया। हुँ, सरोजिनी अग्रवाल एमएलसी का उनका कराया, जब उनके दूसरे व्यक्ति का नहीं हो पा रहा था, अपने का कराने के लिए उन्होंने सरोजिनी अग्रवाल का करा दिया। एक नहीं दर्जनों मिसाल है। आज़म खान ने बाकायदा कई रैलियों में कहा कि मैं तो मुसलमानों के इतने काम ही नहीं करता जितना मैं हिंदुओं के काम करता हूँ। तो आज़म खान की पॉलिटिक्स जो है वो थोड़ा असदुद्दीन ओवैसी साहब की पॉलिटिक्स से अलग है। लेकिन सवाल जो है वो आपका ये है, जो मैंने सुना है हुँ, कि इस तरह तो एडमिनिस्ट्रेशन को और अधिक खुश होना चाहिए। या ये सरकारें जो हिंदुत्व की बात करती हैं, अगर आज़म खान इतने हिंदू धर्म के लोगों के इतने हितैषी हैं, तो एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों को या सिस्टम के लोगों को तो और अधिक खुश होना चाहिए कि तो बड़ा अच्छा आदमी है, हिंदू हुँ, हितों की रक्षा करता है, कुंभ कराता है, हिंदू नेताओं को आगे बढ़ाता है। लेकिन वो खुश तो है नहीं, नाराज़ है। इसके उलट असदुद्दीन ओवैसी से नाराज़ होना चाहिए, हुँ, क्योंकि वो मुस्लिम हितों की बात करते हैं। तो होना तो ये चाहिए कि जो हिंदुत्व की पॉलिटिक्स करने वाले लोग हैं, उन्हें आज़म खान से तो खुश होना चाहिए उनके ट्रैक रिकॉर्ड को देख करके, बिल्कुल। और असदुद्दीन ओवैसी से नाराज़ होना चाहिए उनके ट्रैक रिकॉर्ड को देख करके। मगर हो रहा है उल्टा। हुँ, वो आज़म खान से तो नाराज़ हैं और असदुद्दीन ओवैसी से खुश हैं। मैं थोड़ा इसको आज डिफाइन करता हूँ। आज़म खान से तो वो इसलिए नाराज़ हैं कि आज़म खान ने अपनी जो आइडेंटिटी विकसित की है, आज़म खान का जो आलोचना का केंद्र रहा है, वो आरएसएस रहा है। हुँ, 1992 में 6 दिसंबर 1992 में बाबरी मस्जिद की जो घटना हुई, उस घटना के बाद आज़म खान ने पूरे देश में घूम करके, विदेश में भी और देश में भी घूम-घूम करके उस घटना की निंदा की, आलोचना की और बहुत अधिक संघ के खिलाफ बातचीत की, आरएसएस के खिलाफ बातचीत की, विश्व हिंदू परिषद के खिलाफ बातचीत की, भाषण दिए, बड़े जज्बाती भाषण दिए। तो एक तो वो महत्वपूर्ण रीज़न है। उसने आज़म खान को मुसलमानों का नेता के तौर पर भी स्थापित किया। बड़ा कारण है। उसके बाद ही आज़म खान की फायर ब्रांड की छवि बनी। दूसरा, आज़म खान ने अपने पॉलिटिकल करियर में उनके आलोचना के केंद्र में कौन रहा? उनके आलोचना के केंद्र में रही बीजेपी, आरएसएस। असदुद्दीन ओवैसी साहब के पूरे करियर में आलोचना के केंद्र में कौन है? कांग्रेस, हुँ, धर्मनिरपेक्ष पार्टियां। बिहार में राजद, उत्तर प्रदेश में सपा, बंगाल में ममता। तो आज़म खान के आलोचना केंद्र में बीजेपी और आरएसएस है, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी साहब के आलोचना केंद्र में अधिक। ऐसा नहीं है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब आरएसएस के खिलाफ नहीं बोलते, बोल देते हैं कभी-कभी, मगर आज़म साहब का तो फोकस ही उन पर रहा। बहुत ज़्यादा उन्होंने मुखर होकर के बोला। इनका असदुद्दीन ओवैसी साहब का फोकस जो है, आलोचना का फोकस, वो कांग्रेस है, हुँ, समाजवादी पार्टी है, आरजेडी है, ममता है, यानी जो-जो सेक्युलर पार्टीज़ हैं, इनका वो फोकस है जो मुसलमानों की वोट लेकर सरकार बनाते हैं। ये इनका फोकस है। तो बीजेपी और आरएसएस भी कांग्रेस और सेक्युलर पार्टियों की मुखर होकर आलोचना करती हैं, और ये काम असदुद्दीन ओवैसी साहब भी करते हैं। चूँकि ये पढ़े लिखे भी हैं, तो इसलिए फैक्ट भी लाते हैं ढूँढ करके। तो इनडायरेक्टली, मैं ये तो नहीं कह रहा कि उनको फ़ायदा पहुँचाने के लिए करते हैं, लेकिन इनडायरेक्टली दोनों के अचीवमेंट्स सेम हो जाते हैं। हुँ, दोनों की जो प्राप्ति है,
उद्देश्य की जो पूर्ति है वो सेम हो जाती है। इसलिए कुछ लोग फिर इनको ब्लेम करते हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब को कि आप तो वही काम कर रहे हैं जिस काम को जो है वो भाजपा कर रही है। बिल्कुल। आप भी ढूंढ-ढूंढ के कांग्रेस की आलोचना के बिंदु ढूँढते हैं, ढूंढ-ढूंढ कर अखिलेश यादव की आलोचना के बिंदु ढूँढते हैं, तेजस्वी की आलोचना के बिंदु ढूँढते हैं, ममता की आलोचना के बिंदु ढूँढते हैं और यही काम जो है वो बीजेपी करती है। जैसे आपने सुना होगा कि वो दुश्मन का दुश्मन आपस में दोस्त होते हैं, हुँ, तो उस थ्योरी को जो है वो पिक करते हैं। आज़म साहब जो हैं उनसे नाराज़गी की मुख्य वजह ये है कि उनका पूरा करियर फ़ासिस्ट ताकतों के खिलाफ बोलने में गुज़र गया है। हुँ, इसलिए मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकल टारगेट जो है आज़म खां रहते हैं और असदुद्दीन ओवैसी साहब जो हैं वो जिनकी वो आलोचना करते हैं, वो जो सिस्टम है उनको जो नापसंद करते हैं बीजेपी, आरएसएस सेम है। इसका ये मतलब तो नहीं मैं कह सकता कि असदुद्दीन ओवैसी साहब जो हैं वो बीजेपी और आरएसएस से मिले हुए हैं, हुँ, मगर मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि उनके दुश्मन और उनके दुश्मन कॉमन है। हुँ। सर मेरा अगला सवाल ये है कि कुछ एक समूह ये भी कह रहा है कि बिहार चुनाव के रिटेलिएशन के लिए आज़म खान साहब को जेल से बाहर लाया गया था। अब जैसे चुनाव खत्म हो गए उन्हें वापस भेज दिया। तो क्या ये दोनों बाहर आना और वापस भेज देना पॉलिटिकल एक्ट है ये भी? अब देखिए, अभी जब आपने पिछले कुछ समय से अदालतों का जो रिएक्शंस देखा है, हुँ, अदालतों के जो निर्णय देखे हैं या बेल में अदालतों का दखल देखा है या बरी करने में अदालतों का दखल दिया था। 2 अलग नज़रिए हैं। जैसे 2 दिन हुँ, पहले अखलाक की जो लिंचिंग हुई थी दादरी में, तो हुँ, उनके लिए एक ऑर्डर आया कि उसमें जो आरोपी थे 10 लोग, जिनको जो है वो चार्जशीट भी गई, जेल भी गए, उनके मुकदमे वापस ले रहे हैं 10 लोगों के। तो अदालतों का जो रिएक्शंस देखा है, हमने पिछले कुछ समय से ये फ़ील किया है कि हुँ, उनमें राजनीतिक दखल-अंदाज़ी बहुत अधिक बढ़ गई है। हुँ, तो इनका जेल से बाहर आना, बिहार चुनाव होने के बाद जेल में फिर से भेजा जाना, तो पॉलिटिकल एक्ट की संभावना बहुत सारे लोग जता रहे हैं। हुँ, आम बातचीत में कह रहे हैं, चर्चा है कि इनको एक बिहार चुनाव में फिर एक और सवाल पूछ रहे हैं कि आज़म साहब इतने बड़े नेता हैं कि सारे हिंदुस्तान का मीडिया उन्हीं का इंटरव्यू लेने के लिए तुल गया था हुँ, और उनकी आलोचना करना जो है वो गुनाह अज़ीम हो गया था। ऐसी लहर थी जैसे आज़म खां साहब जो हैं, वो जेल से ना लौटे हों, मदीने मुनव्वरा से जो है वो उम्रा करके या हज करके लौट आए हों। तमाम मीडिया हुँ, ही उन पर जैसे बहुत बड़ा उन्होंने अच्छा काम कुछ किया हो और वो जेल से आ गए हों, तमाम मीडिया उनका इंटरव्यू लेने तुल गया था। हुँ, जो उनके बारे में 4 लाइन बोल नहीं पा रहा था टीवी पे, 4 शब्द लिख नहीं पा रहा था कि उन पर अत्याचार हुआ है या उन पे झूठे मुकदमे लिखे गए हैं। हुँ, बकरी का आज़म साहब जब आए तो पूरा रेला का रेला हम कहते हैं, सब एक साथ पहुँच गए। एक इंटरव्यू करता था, एक बाहर बैठा रहता था इंतज़ार में। हुँ, बड़े-बड़े चैनल जो करोड़ों रुपए 2 मिनट के विज्ञापन चलाने के लेते हैं, वो आज़म खां साहब का 1 घंटा का इंटरव्यू दिखा रहे थे और जो भी आज़म खां बोल रहे थे सब चला रहे थे। ये टीवी चैनल जब आज़म खां साहब के खिलाफ झूठे मुकदमे लिखे जा रहे थे, जब आज़म खां साहब को फर्जी मुकदमे फँसाकर जेल भेजा जा रहा था, उस समय उनका पक्ष क्यों नहीं रख रहे थे? हुँ, संदिग्ध करती है ना चीज़ें। ऐसा लगता है सारे टीवी चैनल चलाना, उनका इंटरव्यू, उनका बोलना, इमोशनल बातचीत उनकी करना, अपनी कहानी सुनाना, तकलीफ़ें कहना, ये दिखाना कि मैं बहुत बड़ा विक्टिम हूँ, ये शो करना कि सबसे ज़्यादा अत्याचार हिंदुस्तान में अगर किसी मुसलमान पे हुआ है तो आज़म खां पे हुआ है। खुद को विक्टिम दिखाना, हुँ, खुद को ये दिखाना कि मैं इतना बड़ा आदमी हूँ कि मैं पहुँचता नहीं था तो कैबिनेट की मीटिंग नहीं होती थी। एक हुँ, इंटरव्यू में कह रहे हैं कि मैं नहीं जाता था तो कैबिनेट की मीटिंग नहीं होती थी। मैं कैबिनेट की मीटिंग में नहीं पहुँचा तो 2 दिन मीटिंग नहीं हुई। नेताजी ने, मुलायम सिंह जी ने 2 दिन मीटिंग नहीं रही। ये फ़ील कराना, इस बात का इससे तो क्या मैसेज गया ना, इससे ये मैसेज गया कि भई ये तो सरकार आएगी अगर तेजस्वी यादव की, तो उसको जो है ये मुसलमान चलाएँगे। फिर इतनी हाइप देना उन्हें, मीडिया हुँ, फ़ोकस करना। अभी मैं आपको बताता हूँ, जब ध्रुवीकरण करना होता है तो उसमें क्या-क्या तरीके होते हैं। एक नेता इमरान मसूद ने एक बयान दिया, बोटी-बोटी का बयान। बयान कहाँ दिया? वो कैंडिडेट थे कांग्रेस के, सहारनपुर में। प्रतिक्रिया किसने दी उस पर तुरंत? राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने। याद कीजिए 2014। हुँ,
बयान एक कैंडिडेट कांग्रेस का, प्रतिक्रिया वसुंधरा सिंधिया की, हो गया ध्रुवीकरण। तो आजकल डिजिटल विंग में बयान यहाँ चलता है, प्रतिक्रिया चलती है। जब हिंदुत्व की भीड़ को एकजुट करना हो, उनके अंदर जो है वो जो विभक्तिकरण है, उसको समाप्त करना हो, तो आप देखते होंगे टीवी पे, जैसे ही चुनाव आते हैं, तो ऐसी खबरें आनी शुरू हो जाती है कि वहाँ मुसलमानों का इस्तीमा हुआ, 14 लाख आदमी आए। हुँ। वहाँ मुसलमानों की भीड़ इकट्ठी हो गई 5 लाख। भीड़ इकट्ठी वो ताकि रिटायलेशन हो। अपोजिट रिटायलेशन हो, सामान्य प्रक्रिया न्यूटन की आपने गति के नियम पढ़े होंगे। हुँ। हम दीवार में मारते हैं फोर्स से किसी चीज़ को, तो वो दुगनी फोर्स से वापस आती है। हुँ। तो ये सामान्य प्रक्रिया है। तो ये आज़म खां साहब के साथ जो है पॉलिटिकल एक्ट हो सकता है। बहुत लोग कह रहे हैं कि उनके आने से, उनको बहुत अधिक भाव देने से बिहार के चुनाव में जो है वो रिएक्शन हुआ। रिएक्शन और भी हुए बिहार के चुनाव में। हुँ। इकरा हसन का जो बयान था वहाँ, जो इकरा हसन ने कहा वो उसका भी रिएक्शन था। अफ़ज़ल अंसारी का जो बयान था उसका भी रिएक्शन था। इमरान प्रतापगढ़ी का भी रिएक्शन था। तो रिएक्शन बहुत सारे हुए। हुँ। कई रिएक्शंस हुए। तो ये भी रिएक्शंस हो सकता है, पॉलिटिकल एक्ट हो सकता है। हो सकता है इसमें भी कोई योजना हो। मैं मानता हूँ हो सकता है। सर, ये जो ओवैसी साहब की राजनीति है, पिछले कुछ दिनों से बहुत चर्चा में है। वैसे तो वो अक्सर चर्चा में रहते हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से ज़्यादा चर्चा में है और वो सीमांचल से 5 सीटें भी जीत गए हैं। तो इससे सेकुलर दलों में बेचैनी पैदा हो गई है। तो क्या मुसलमानों के ओवैसी साहब की जो राजनीति है, उससे मुसलमानों में डिलेमा पैदा हो गया है? हुँ। हाँ, देखिए बहुत सारे मुसलमान हैं, उनके अलग-अलग नज़रिया है। हुँ। बहुत सारे मुसलमान हैं, उनका अलग-अलग नज़रिया है। इस देश में एक नज़रिया हमेशा से रन करता है। 1947 में जब बँटवारा हुआ, हुँ। तो वोटिंग हुई थी। वोटिंग होने के बाद में जिन लोगों को लगता था कि हमें इंडिपेंडेंटली हम लोग इनके जो कांग्रेस को पसंद नहीं करते थे, उन्होंने मुस्लिम लीग को वोट दिया था और बँटवारा जो हुआ था, वो इस आधार पे हुआ था कि जिन-जिन क्षेत्रों में मुस्लिम लीग जीती थी, वो जैसे बांग्लादेश अलग, हुँ। अगर आप भौगोलिक स्थिति से देखें, तो पाकिस्तान जो है वो बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान था। हुँ। तो वो बांग्लादेश अलग बना था, तो वोटिंग चूँकि वहाँ पड़ गई थी मुस्लिम लीग को इसलिए। और जिन क्षेत्रों में मुसलमानों ने कांग्रेस को वोट कर दिया था, वे यहीं रुक गए थे। मौलाना आज़ाद की उसमें एक बहुत मशहूर तकरीर है, जो यहाँ मस्जिद की सीढ़ी पे दी थी उन्होंने, कि हमारे अजदाद की कब्रें हैं यहाँ, हम तो इनके बराबर में ही अपनी कब्र चाहते हैं, हम नहीं जाएँगे छोड़ कर के। बहुत वो है। कुल मिला के आप ये समझिए कि सेकुलर मुसलमान जो हिंदू कम्युनिटी को अपना भाई मानता है, और सभी मान रहा था कि उसे इनके साथ रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनके साथ मिल-जुल के रहते हैं, मैं इसको छोड़ के नहीं जाऊँगा अपने भाई को। तो हुँ। जो इस माइंड का मुसलमान था, जिसे देश की मिट्टी से प्यार था, इस ज़मीन से प्यार था, यहाँ के लोगों से प्यार था। हुँ। यहाँ के लोगों से प्यार था, जिसे हिंदुओं में अपना भाई दिखता था, उसने यहीं रहना एक्सेप्ट किया, और जो जिन्ना की आइडियोलॉजी से इम्प्रेस था, उसने यहाँ से जाना पसंद किया। हुँ। तो 2 तरह के वही मेंटल लेवल है आज भी। अगर इन द कंपैरिज़न हम देखें, तो वही मेंटल लेवल है। एक मुस्लिम क़यादत की बात कर रहा था जिन्ना, कांग्रेस कर रही थी सब साथ। हाँ। एक अलग संगठन था जनसंघ, हुँ। संघ, एक अलग संगठन था, वो हिंदुत्व की बात कर रहा था, वो बहुत कमज़ोर था उस समय। हुँ। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, वीर सावरकर, तो वो बहुत कमज़ोर था उस समय। कांग्रेस जो थी उसका आइडियोलॉजी थी कि सब बराबर, सब साथ, हिंदू, हाँ। मुस्लिम, सिख, ईसाई सब साथ। ये कांग्रेस की आइडियोलॉजी थी। मुस्लिम लीग की आइडियोलॉजी थी मुस्लिम क़यादत। हुँ। और जो संघ की आइडियोलॉजी थी, वो ये थी कि हिंदुत्व, हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। ये सब है, रिकॉर्ड में चीज़ें हैं, हुँ। कि जब पाकिस्तान अलग राष्ट्र बन रहा है, तो ये हिंदू राष्ट्र बने। हुँ। तो ये एक आइडियोलॉजी थी। लेकिन उस समय जो कांग्रेस के सीनियर लीडर थे, गांधी जी को मारा इसलिए गया, क्योंकि वो उस आइडियोलॉजी को सूट नहीं किया उन्होंने, जो हिंदुत्व की राजनीति थी, हिंदुत्व की आइडियोलॉजी थी। गोडसे किस लिए हीरो? गोडसे हुँ। क्या चाहते थे? हिंदू राष्ट्र। तो वो आइडियोलॉजी थी। हुँ। तो कांग्रेस चाहती थी कि सब डेमोक्रेटिक कंट्री बने और सब लोग जो हैं इंटरनेशनल लेवल पे, चूँकि कांग्रेस के जो नेता थे ज़्यादातर बाहर पढ़ के आए थे, इन्होंने दुनिया देखी थी। दुनिया देखी थी, ये जानते थे कि दुनिया जो है वो कितनी आगे बढ़ गई है, और हम जाति में, धर्म में फँस के रह गए तो पिछड़ जाएँगे। हुँ। तो इनके ज़्यादातर नेता पढ़े लिखे थे, चाहे नेहरू हों, पटेल हों, आज़ाद हों, वेल क्वालिफाइड, अम्बेडकर हों, हुँ। इनके ज़्यादातर नेता जो हैं वो वेल क्वालिफाइड थे।
तो ये भी इसका भी एक वेल क्वालिफाइड तो जिन्ना भी था, मगर उसकी आइडियोलॉजी डिफर थी। हाँ, तो इस देश में एक बहुत बड़ी विचारधारा रन करती है, जो ये चाहती है कि लंबे समय तक हमने देखा, जो ये चाहती है कि जो दुनिया भर का सिस्टम है डेमोक्रेटिक वे, राजनीति जो है देश की, वो इसी प्रकार से होनी चाहिए कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भेदभाव उसमें ना हो। सब मिल-जुल कर रहें। और आइडिया जो है वो पॉलिटिक्स का वो ये है कि डेमोक्रेटिक कंट्री, कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेस है वो डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है। संविधान की जो बात होती है वो लोकतंत्र है, जिसमें हर इंसान को अपनी आज़ादी से अपने धर्म को मानने की आज़ादी हो। यही फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ नेशन है हमारा। तो इनके साथ क्या प्रॉब्लम हुई कि अब जो ये क़यादत की बात कर रहे हैं, मुस्लिम सियासत की बात कर रहे हैं, ये बिल्कुल उस तरह की आइडियोलॉजी है कि हम यहाँ पर A+B = B+A इज द सेम फॉर्मूला जो मैथमेटिक्स में रन करता है। यानी एक समूह है जो हिंदुत्व की पॉलिटिक्स कर रहा है, एक समूह है जो मुस्लिम पॉलिटिक्स कर रहा है। तो ये सेम आइडियोलॉजी मैच करती है, दोनों को एक दूसरे से लाभ होता है। जब वो मुस्लिम की बात करते हैं तो वो रिटालिएशन में ये कहते हैं, देखो ये माइनॉरिटी मुस्लिम है, इकट्ठा हो रहा है, एकजुट हो रहा है, तुम नहीं हो रहे। तो दो ध्रुव पॉलिटिक्स वो चलती है, जो किसी भी डेवलपिंग कंट्री के लिए और दुनिया में जिस प्रकार की गवर्नेंस है, जिसको गवर्नेंस ऑफ परफॉर्मेंस कहते हैं, वो उससे उसे हटाती है। और देश जो है वो उसको गलत रास्ते की तरफ वो पड़ जाता है। तो इनकी जो पॉलिटिक्स है असदुद्दीन ओवैसी साहब की, वो भाईचारे की पॉलिटिक्स उससे प्रभावित होती है, सबको साथ लेके चलने की पॉलिटिक्स से वो प्रभावित होती है। अच्छा, जैसे एक क्रिकेट टीम है, उस क्रिकेट टीम में जो है वो इस तरह का कोई पाबंदी नहीं लगा सकते कि हम उसमें सारे एक ही जाति के लोग खेलेंगे या एक ही धर्म के लोग खेलेंगे। तो ये खूबसूरती है देश की। आबो हवा जैसे गुलदस्ता बनता है ना, उसमें तमाम तरह के फूल होते हैं, ये खूबसूरती है देश की। तो इस तरह की पॉलिटिक्स भी देश के लिए घातक है। वो हिंदुत्व की पॉलिटिक्स भी घातक है, वो मुस्लिम्स की पॉलिटिक्स भी घातक है। सबको साथ लेके चलने की पॉलिटिक्स जो है वही देश को आगे लेके जाएगी। एक्चुअली पॉलिटिक्स जो है वो सर्विस ऑफ नेशन है ना, राष्ट्र सेवा है, सर्विंग है, इसलिए उसका बड़ा इम्पोर्टेंस है। आप उसको एक धर्म एक जाति को महदूद नहीं कर सकते, आपको ओवरऑल बात करनी पड़ेगी, चाहे एक ही आदमी हो। लोकतंत्र जो है वो ये है, डेमोक्रेसी ये है कि अगर पूरे देश में 100 करोड़ आदमी है और एक ही आदमी दूसरा है जो आपके धर्म का नहीं है, तो आपको भी उसके लिए भी वही कानून, वही राइट देने हैं जो 99 करोड़ 99,99,999 के हैं, चाहे एक ही आदमी हो। ये इंपॉर्टेंट बात है। सर, मेरा अगला सवाल ये है कि ओवैसी साहब को बिहार में चुनाव मुस्लिम जनता ने खुद दिए हैं, चूज किया है उन्हें, या ये कंडीशनली वोट पड़े हैं? हाँ, बड़े अच्छा सवाल है यार माही, बहुत अच्छा सवाल पूछ लिया आपने तो। हाँ, ये थोड़ा तो उनको 2-3 कंडीशन रही है। जैसे ये पॉइंट है कि एक जो प्रेस कॉन्फ्रेंस अशोक गहलोत ने की, उसमें जो मुकेश साहनी को डिप्टी सीएम कैंडिडेट बनाया गया 2.5% के आसपास वोटिंग वाले को, उसका बहुत हार्ड रिएक्शन हुआ बिहार में। आरजेडी को उससे नुकसान पहुंचा, वो हम चर्चा की बात नहीं कर रहे हैं, मुस्लिम पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं। मुसलमानों ने बहुत हार्ड रिएक्शन दिया है उसको। ये गया कि वो 17% वालों को तो आप झुंझुना दे रहे हैं, 2.5 वालों को आप डिप्टी सीएम बना दे रहे हैं, जबकि वो एक सीट भी जिता नहीं पाया। उसका बहुत हार्ड। मुकेश साहनी कैंडिडेट जहां थे वहां तो मुस्लिम ने वोट ही नहीं की, आरजेडी के जहां थे वहां तो की, मुकेश साहनी के जहां थे वहां तो की नहीं, बहुत कम की, उनको तो की नहीं, बिल्कुल भी चिढ़ गए बुरी तरह से। और भी जातियां चिढ़ गई जो आरजेडी को मिलने वाली थी। कुशवाहा आरजेडी को मिलने वाली थी, बिल्कुल नहीं पड़ी आरजेडी को, कई चिढ़ गए। मेनली जो चिढ़े वो मुसलमान चिढ़े, मुस्लिम्स ने तो इनको बिल्कुल एकदम वीआईपी पार्टी को एकदम नजरअंदाज कर दिया, वोट ही नहीं दी। तो वो कंडीशनली जो आपने सवाल पूछा है, उसका इस घटनाक्रम का बहुत बड़ा असर पड़ा। ओवैसी ने इसे पिक भी किया, इसे प्रचार में भी लेके आए। आप कहें तो उन्हें ये गोल्डन बूट मिल गया, जैसे फुटबॉल में एक फुटबॉल वर्ल्ड कप में गोल्डन बूट मिलता है ना, तो इनको गोल्डन बूट मिल गया। यानी इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। ये
इस मुद्दे को इन्होंने पिक कर लिया। हम्म एक तो ये कंडीशनली, दूसरा जो ओवैसी के टिकटों का चयन था, आरजेडी के टिकटों का चयन बहुत खराब था, लेकिन जो ओवैसी के टिकटों का चयन था वो बड़ा शानदार था। उन्होंने अच्छे टिकट चूज किए। हम्म इन्होंने जो टिकट चूज किए वो जो कांग्रेस के टिकट थे और जो आरजेडी के टिकट थे, इनकी तुलना में असदुद्दीन ओवैसी के जो प्रत्याशी थे वो बेहतर थे। ये जेन्युइन बात है, उन्होंने अच्छा टिकट दिया। हम्म सर, मेरा अगला सवाल ये है कि अभी एक नया सवाल पैदा हो रहा है, एक चर्चा में है कि ओवैसी और मायावती एक साथ आ सकते हैं। तो इसका पहला सवाल तो मेरा ये है कि इसकी कितनी संभावना है कि वो आ सकते हैं साथ में, और दूसरा ये कि अगर आएंगे तो क्या वो सरकार बना पाएंगे दोनों? अभी ये इसकी चर्चा नहीं हो रही है, लेकिन ये पता होना चाहिए, हमारे दर्शकों को भी पता होना चाहिए हम्म कि बिहार का जो चुनाव है वो चंद्रशेखर आजाद ने और असदुद्दीन ओवैसी ने मिलकर लड़ा है। हाँ। चंद्रशेखर आजाद का तो कोई प्रत्याशी नहीं हम्म जीत पाया, लेकिन ओवैसी के 5 जीत गए। हम्म तो उसका कारण ये है कि वहाँ बसपा ने भी चुनाव लड़ा, बसपा का एक विधायक जीता वहाँ। 15 सीटों पे बसपा को बड़ी अच्छी वोट मिली। इतनी अच्छी वोट मिली बसपा को कि वहाँ ये कह रहे हैं एमजीपी के लोग कि 15 सीटें जो हैं, वो बसपा के वोट मिलने की संख्या और अंतर, हार का अंतर, उससे बसपा अधिक है। तो ये कह रहे हैं कि हार की वजह जो है, वो बसपा है वहाँ 15 सीटों पर। 14 पर बता रहे हैं कि इसको असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी जो एआईएम, उसने जो वोट काटे उससे वो मजलिस ने जो वोट काटे उससे महागठबंधन हार गया। असदुद्दीन ओवैसी नई कहानी कह रहे हैं, वो कह रहे हैं हमारी 15 सीटें हरवा दी कांग्रेस ने। खैर वो तो अपनी राजनीति जो जैसा बयान देता है, वो खोजते हैं। तो इस दृष्टिकोण से अगर हम देखें, तो बहुत अधिक संभावना है। हालाँकि चंद्रशेखर आजाद के साथ भी आ सकते हैं। मायावती जो हैं वो इस मामले में थोड़ा बोल्ड डिसीजन ले लेती हैं, कम परवाह करती हैं लोगों की। जैसे सब पूरे उत्तर प्रदेश में आलोचना हो रही थी, मगर वो मुख्तार अंसारी को अपनी पार्टी में ले आई थी। अफजल अंसारी जो सांसद हैं, उनको खड़े करके प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, और मैं आपको बता दूँ, मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में था। लखनऊ के एक दिवंगत पत्रकार, बहुत अच्छे पत्रकार कमाल खान एनडीटीवी वाले, वो और मैं साथ-साथ थे। तो एक पत्रकार ने ये सवाल पूछ लिया, कह रहे वो बहन जी ये सवाल है कि ये मुख्तार अंसारी को, अफजल अंसारी को, इस परिवार को आप पार्टी में जॉइन करा रही हैं और इन पर तो बहुत सारे मुकदमे हैं। तो सवाल का जवाब माइक पर अफजल अंसारी थे उस समय जो दे रहे थे कि इन्हीं से बात कर लो, सिस्टम है। तो एकदम मायावती जी जो हैं उन्होंने हटा दिया अफजल अंसारी को और तुरंत माइक अपनी तरफ कर लिया। कहा कि तुम अदालत हो गए हो क्या? अदालत से कोई निर्णय आया है? मामला अदालत में चल रहा है, सिर्फ आरोप है। अदालत ने उनको सिद्ध नहीं किया। तो एकदम हड़का दिया था बहुत मजबूत तरीके से। तो इस तरह से देखा तो मायावती जी जो हैं वो निर्णय लेने में तो क्लैरिटी रहती है उनकी, क्लैरिटी, और वो बोल्ड हैं। तो वो जिस प्रकार से तेजस्वी ने कहा था कि एक्सट्रीमिस्ट कह दिया था ओवैसी को, जिस बयान का नुकसान भी हुआ, तो मायावती जी इस बात की परवाह नहीं करती। एक्सट्रीमिस्ट वगैरह जो भी कुछ कह दें, उनको किसी को लेना तो लेना, नहीं लेना तो नहीं लेना, किसी को पार्टी में रखना तो रखना और निकाल देना तो निकाल देना। डिसीजन पावर बहुत है बहन जी। मायावती, जिनको राजनीति में बहन जी कहते हैं, डिसीजन पावर की तो मास्टर है वो। निर्णय लेने में ठोस है, तत्काल एकदम ठोक के निर्णय लेती हैं। तो हो सकता है कि इस बात से तो उन पर फर्क पड़ेगा नहीं, वो कर लेगी गठबंधन। जैसे अखिलेश यादव जो है वो झिझकेंगे, नहीं करेंगे, तेजस्वी ने नहीं किया तो कांग्रेस नहीं करती, तो ऐसे मायावती को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो कर लेगी। ये क्या कंडीशन रहेगी वो सोचने वाली बात है। और संभावनाएं तो खुली है ना राजनीति में। ये राजनीति कर रहे, कोई किसी का दुश्मन तो है नहीं। कल मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे उमर अंसारी की का रिसेप्शन था दिल्ली में, तो वहीं असदुद्दीन ओवैसी बैठे थे। बढ़िया, उनको मेहमान है तो उनकी आवभगत होनी भी चाहिए। तो उनकी आवभगत हो रही थी और बराबर में अफजल अंसारी बैठे थे, जिन्होंने बिहार में उनके खिलाफ बयान दिया, और बराबर में प्रिया सरोज बैठी थी। और यही नहीं, इमरान प्रतापगढ़ी भी आ गए वहां। तो ये तो आप समझिए ना, राजनीति अलग चीज है, निजी लाइफ अलग चीज है, पर्सनल लाइफ अलग चीज है। सर, ओवैसी साहब जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, उनका आइडिया ऑफ पॉलिटिक्स क्या है? क्योंकि वो कहते हैं कि मुस्लिम कम्युनिटी को कदायत देना चाहते हैं, और उनकी मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन क्या है? क्योंकि बिहार में भी कास्ट सब कास्ट है, तो क्या वो जायज तरीके से रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं मुस्लिम कम्युनिटी में? देखिए, ये काफी अच्छा सवाल है, एक्चुअली पॉलिटिकल डेप्थ का सवाल है। ये सब सवाल जब ये कोई पूछता है तो ये पता चलता है कि जैसे आप ही हैं, आपने ये सवाल पूछा तो इससे पता चलता है कि गहराई कितनी है आपकी बातचीत में। ये मुस्लिम, अभी तो क्या है, जब से ये हिंदुत्व की पॉलिटिक्स हावी हुई है,
हाँ। तो हिंदुत्व की पॉलिटिक्स ने और मुसलमानों की पॉलिटिक्स का और हिंदुत्व की पॉलिटिक्स का दोनों का बहुत नुकसान किया है। हम्म। दोनों का नुकसान हुआ है। किनका नुकसान हुआ है? प्रतिनिधित्व की पॉलिटिक्स का नुकसान हुआ है, रिप्रेजेंटेशन की पॉलिटिक्स का नुकसान हुआ है, भागीदारी की पॉलिटिक्स का नुकसान हुआ है, हिस्सेदारी की पॉलिटिक्स का नुकसान हुआ है। मायावती तब उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनी 2007 में, उससे पहले भी तो लोग जनरल डिब्बे में, रेल के जनरल डिब्बे में, और उन्हें कहीं जगह नहीं मिली तो बाथरूम में बैठ करके लखनऊ गए और उधर से लाल बत्ती की गाड़ी में आए। हम्म। बेइंतहा गरीब ऐसे ऐसे नेता लोग जिनके पास एक ही जोड़ी कुर्ता पजामा था, वो पहन के गए और वहां से मंत्री बन करके आए। मुलायम सिंह यादव ने किया, ये लालू प्रसाद यादव ने किया, ये मायावती ने किया, ये काशीराम ने किया। ये सामाजिक न्याय की, बराबरी की सियासत है। जैसे धर्म की सियासत प्रभावी होती है, चाहे मुसलमान की हो चाहे हिंदू की हो, दोनों तरफ से, तो उन जातियों का प्रतिनिधित्व प्रभावित हो जाता है। जिन जातियों की संख्या होती है यार, वो अपना प्रतिनिधित्व मांगते हैं। जैसे उदाहरणार्थ आप देखें, फिर आप कहेंगे कि आपने ये कहां आप समझा रहे हैं। क्रिकेट में आप देखें, क्रिकेट में एक समय तक भारत के जितने क्रिकेट कप्तान बने, 90 क्रिकेट कप्तान जो हैं, एक ही समूह के बने। एक ही समूह के। मतलब वेंगसरकर, गावस्कर, कपिल देव ने वो ब्रेक किया, बाद में अजहरुद्दीन ने। कपिल देव, अजहरुद्दीन दोनों को ही संघर्ष करना पड़ा। कपिल देव इसलिए स्टैंड करके क्योंकि उन्होंने वर्ल्ड कप जिता दिया। अजहरुद्दीन इसलिए स्टैंड करके क्योंकि वो भारत के सबसे सफल कप्तान थे। उनकी कप्तानी में भारत जीतता ही चला गया। तो इसलिए वो स्टैंड कर गए। कपिल देव इसलिए स्टैंड कर गए क्योंकि उन्होंने वर्ल्ड कप जिता दिया। नहीं तो अगर हम देखें पूरे उसका एनालिसिस, तो 80% भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान ब्राह्मण जाति से आए। बिग पॉइंट है। कॉलेजियम सिस्टम है जुडिशरी में आप देखें तो इस पे सवाल उठता है कॉलेजियम सिस्टम में कि वहां एक ही जाति के लोगों का दबदबा है। मिनिस्ट्री में हम देखें, बड़ी राजनीतिक पार्टियों में हम देखें दबदबा, भारतीय जनता पार्टी में देखें, हम कांग्रेस में देखें, कांग्रेस की ज्यादा आलोचना तो इसलिए होती है। अभी बिहार में चुनाव हुआ तो 60 टिकटों में से 31 टिकट सवर्ण जातियों को दे दिए कांग्रेस ने, और वहां पर उनको वोट बिल्कुल नहीं पड़ी। सवर्णों की 99% डाटा आ गया है, मोर देन 90% वोट वो एनडीए को चला गया सवर्ण जातियों का। बिहार में टिकट तब भी दिए, इन्होंने भी दिए 11 टिकट आरजेडी ने, लेकिन वोट नहीं पड़ी इनको। अब सवाल कह रहे हैं कि अब सवर्ण को टिकट नहीं देंगे। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव का घर गंगा जल से धुलवाया जब वो मुख्यमंत्री नहीं रहे तो ये प्रतिनिधित्व की जो पॉलिटिक्स है, जिसमें जाति को मिलता है, सैनिक को, शाक्य को, कुशवाहा को, जाति का जो प्रतिनिधित्व है, वो धर्म की पॉलिटिक्स जब प्रभावी होती है तो वो प्रतिनिधित्व की पॉलिटिक्स, भागीदारी की पॉलिटिक्स, हिस्सेदारी की पॉलिटिक्स वो नीचे चली जाती है। जैसे एक नारा भी है कि जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी भागीदारी। अब ये जो पॉलिटिक्स की आपने बात की है, ये पॉलिटिक्स हमने मुस्लिम्स पे डिस्कस करना है, क्योंकि मुझे पहले भूमिका बनानी थी, अब मुझे मुस्लिम से बतानी है। आपका सवाल यह था कि असदुद्दीन ओवैसी इस बारे में क्या सोचते हैं। ये पॉलिटिक्स भारत में पिछले कुछ टाइम से हाई पर है। पसमानदा मुसलमानों की पॉलिटिक्स, जिसमें मुसलमान जातियों की जो मुसलमानों की जो पिछड़ी मुस्लिम जातियां हैं, अंसारी है, मंसूरी है, सेफी है, राइनी है, कुरैशी है, या 4 बड़ी जातियां शेख, सैयद, मुगल, पठान, जिनके पास प्रतिनिधित्व अधिक है। 80% से ज्यादा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, 80% से ज्यादा मिनिस्टर उनके पास रहे हैं। उनमें 4 मुख्य जातियां हैं जिनके पास पावर रही है, शेख, सैयद, मुगल, पठान। तो ये एक थ्योरी है। तो असदुद्दीन ओवैसी, अभी आपने देखा होगा प्रधानमंत्री मोदी भी बात करते हैं पसमानदा मुसलमानों के प्रतिनिधित्व की, राजनीतिक प्रतिनिधित्व की। अनफॉर्चुनेट उनकी आबादी तो 85% है, लेकिन दुर्भाग्य से सियासत में उनकी भागीदारी 15% से ज्यादा नहीं हुई। जैसे एक डाटा देते हैं जो पसमानदा एक्टिविस्ट हैं, जैसे खालिद अनीस अंसारी हैं, सुहेल वहीद हैं, या अनीस मंसूरी हैं, पसमानदा मुस्लिम समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उनसे बात करो तो वो एक डाटा देते हैं जिसमें वो बताते हैं कि आजादी से लेकर अब तक वो एमपीज जो है 90% अपर कास्ट के हैं, जबकि आबादी 10% है। ये सब वो डाटा देते हैं। इस बार बिहार चुनाव में क्या हुआ, असदुद्दीन ओवैसी जो है वो पसमानदा की बात करते हैं। कांग्रेस में जो मुसलमानों का नेतृत्व है, वो प्रतिनिधित्व कांग्रेस में जिनके पास है वो अपर कास्ट मुस्लिम्स पर है। समाजवादी पार्टी में भी ऐसी स्थिति, बसपा में भी यही स्थिति थी। भारतीय जनता पार्टी ने जरूर एक गुलाम खटाना है, पसमानदा गुजर है वहां के कश्मीर के, उनको राज्यसभा भेजा था। हालांकि उनके पास भी 2 नेता मुख्तार अब्बास नकवी और शहनवाज हुसैन पहले से रहे। तो अपर कास्ट मुसलमानों का दबदबा, क्योंकि उनको लगता है कि ये इन्फ्लुएंस कर सकते हैं।
ये इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो एक तो ये है। अब इसमें ओवैसी साहब की क्या ठोट है? तो बहुत सारे लोग ये बात नहीं समझ पा रहे हैं कि बिहार में क्या हुआ है। दरअसल बिहार में असदुद्दीन ओवैसी साहब के जो 5 विधायक जीते हैं, वे पांचों पसमानदा हैं। ये बिग पॉइंट है। वे पांचों सुरजापुरी हैं। एक उनमें से ईबीसी है, यानी वो पसमानदा अति पिछड़ा है। 4 पसमानदा है, ओबीसी है, और है तो वो भी पसमानदा, मगर वो ओबीसी से भी ईबीसी में आता है, जो वहां ओबीसी से नीचे मानी जाती है कास्ट, अति पिछड़ा। एक वो है। इसके उलट कांग्रेस ने किसको टिकट दिया? इसके उलट आरजेडी ने किसको टिकट दिया? इसके उलट जेडीयू ने किसको टिकट दिया? उन्होंने अपर कास्ट मुसलमान लड़ाए। उनके जो जीत क्या है, कुल 11 जीते ना, इनके 5 पसमानदा जीते, यानी ओबीसी जीते पिछड़े। उनके 6 के 6 जो हैं, उनमें से एक ओबीसी है, शेष अपर कास्ट है। जबकि आबादी क्या है बिहार में? आबादी है मुसलमानों है पसमानदा की बिहार में 85 से 90%। और पसमानदा मूवमेंट बहुत हाई है वहां। गलतियां कहां हुई हैं? वहां पसमानदा मूवमेंट बहुत हाई है। वहां के एक नेता अली अनवर ने पसमानदा मूवमेंट को बहुत हाइप दी, जिनको नीतीश कुमार ने राज्यसभा में भेजा था। एक और वहां खालिद अनवर एक है, वो भी पसमानदा से वो है, उसको एमएलसी बनाया। पसमानदा मूवमेंट बहुत हाई है वहां। एक फिरोज मंसूरी है, वहां पसमानदा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, बहुत उनका काम है। और भी बहुत काम है पसमानदा का बिहार में। पसमानदा की फायर है बिहार में। 5 कैंडिडेट जो इनके जीत कर गया ओबीसी के, ये पांचों जो हैं वो ओबीसी मुस्लिम है। तो इन्होंने टिकटिंग की मैनेजिंग, जो टिकट इन्होंने मैनेज किया, उसका ये सुरजापुरी भी है। वहां शेरशाही और सुरजापुरी का कंफ्लिक्ट भी है। तो अगर इस दृष्टिकोण से देखें तो बिहार में असदुद्दीन ओवैसी की जीत बस इतनी जीत नहीं है कि उनको मुकेश साहनी को डिप्टी सीएम करने का रिटाइलेशन मिला, उनको खुद को एक्सट्रीमिस्ट कहने का रिटाइलेशन मिला, बल्कि सोशल जस्टिस का फॉर्मूला भी उन्होंने लगाया वहां। जाति का मैकेनिज्म भी बनाया उन्होंने वहां। रिप्रेजेंटेशन भी इन्होंने बेहतर दिया वहां। तो ये दूसरी राजनीतिक पार्टियों को सीखने की आवश्यकता है। सिर्फ आप कठोर होकर आलोचना नहीं कर सकते एक तरफा, आपको रिसर्च की भी आवश्यकता है। और अगर हम रिसर्च के सब्जेक्ट पे देखें तो असदुद्दीन ओवैसी की जो जीत है, अभी एक कह रहे कि 5 थे जी, 6 थोड़ी हो गए। पिछली बार ही 5 थे, इस बार ही 5 है। भाई पिछली बार थे तो 5, लेकिन उन 5 में से 4 छोड़ के चले गए थे ना, तो उनके पास तो एक ही रह गया था। जबकि एक और इंपॉर्टेंट बात है, इनका जो नेता है अख्तरुल इमान, वो भी ओबीसी है, वो भी पसमानदा है, पिछड़े हैं। मुख्य नेता जो इनके हैं वो भी ओबीसी हैं, सुरजापुरी हैं। तो ये आप इसको क्या, पसमानदा का मतलब होता है जो समाज में पिछड़ गया। जो समाज में पिछड़ गया वो पसमानदा है। तो इस दृष्टिकोण से अगर आप देखें तो ये वाली पॉलिटिक्स जिस बिंदु पे चर्चा ही नहीं कर रहा कोई भी, क्योंकि इसका नुकसान है। अगर आरजेडी इसकी चर्चा करे तो नुकसान, समाजवादी पार्टी इसकी चर्चा करे तो नुकसान, क्योंकि फिर वहां पसमानदा नेता जो है वो जाकर के अपना हक मांगेंगे। कह रहे साहब देख लो, बिहार में 5 पसमानदा लड़ा दिए, 5 पसमानदा विधायक बन गए, तो हमें भी हमारा राइट दो। ये रॉयल्टी का इशू है। नेता अपने साथ में ऐसे व्यक्ति को पसंद करता है जो उनका लॉयल हो। हक अधिकार देने से इसलिए घबराता है क्योंकि फिर संख्या बढ़ जाती है, किस किस को देंगे। ओवैसी इस मामले में एक कदम आगे रहे, ये मुख्य बात है। सर मेरा आखिरी सवाल है आज की चर्चा का, जो बहुत बेहद ही जरूरी सवाल है कि ओवैसी साहब कहते हैं वो मुसलमानों के नेता हैं, और वो कहते हैं कि उनके लिए वो बोलते हैं, उनके लिए लड़ते हैं, जो कि वो करते भी हैं। जैसे कोई एट्रोसिटीज हो गई या हेट क्राइम हो गया या लिंचिंग हो गई, उस पर वो बोलते भी हैं मुसलमानों के लिए, ऐसी बात नहीं है कि नहीं बोलते हैं। लेकिन अगर बात हो मुसलमानों के लिए जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं, कि उनके हेल्थ पर, उनके रोजगार पर, या मैं कह लूं कि ओखला में मैं रहती हूँ सर, तो ओखला की हालत से सब वाकिफ हैं। मुझे बताने की जरूरत नहीं कि वहाँ के रोड, वहाँ के गड्ढे, वहाँ की भीड़, वहाँ के मतलब बहुत सी चीजें हैं जो वहाँ की गंदगी, तो वहाँ पे बहुत जरूरी चीजें हैं कि जब बारिश हो जाए तो वहाँ पे रोड ब्लॉक हो जाते हैं। तो मतलब बहुत सारी चीजें हैं। वो आए थे, उन्होंने चुनाव लड़ाया था, शिफाउर रहमान उनकी तरफ से खड़े हुए थे प्रत्याशी, वो ओखला भी आए थे, उन्होंने उस पे बातचीत भी करी, लेकिन उन्होंने ऐसी सुविधाओं पर जो लोगों के लिए है, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए है, इस पे कोई बातचीत नहीं करते वो कभी। मतलब वो ऐसी बातचीत करते हैं जो उनको फायदा पहुंचाए, अगर मैं साफ शब्दों में कहूँ तो। इस पे आप क्या कहते हैं? ट्विटर पे फॉलो करते हैं ओवैसी आपको? नहीं। ब्लॉक कर देंगे?
अभी तो फॉलो नहीं करते हैं फिलहाल। नहीं, वो अक्सर इस तरह के हुँ, सख्त सवाल उनसे पूछ लें तो वो हुँ, नाराज़ हो जाते हैं। हुँ, सवाल बहुत सख्त है आपका, जायज़ है। ये हुँ, अकेले ये ओवैसी की समस्या नहीं है वैसे, लेकिन हाँ, ये समस्या है। हुँ। जैसे असदुद्दीन ओवैसी जो हैं, ओवैसी साहब से एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना, वो बोलते हैं हाँ, हाँ, मुसलमानों के नेता हैं। हाँ। तो जैसे हुँ, ओखला में वो सिफ़ाउर रहमान को चुनाव लड़ाना आए थे हाँ, और वो मुस्तफ़ाबाद में जो है वो सैफ़ी जो बंद है हुँ, उनको चुनाव लड़ाना आए थे दोनों जगह। 2 जगह से। दोनों जगह जो है वो सीए एनआरसी के बाद जो हिंसा हुई, हाँ, उसके आरोप में दोनों जेल में बंद थे। हुँ, तो उन्होंने भावनात्मक बातें की, हाँ, इमोशनल बातें की, यही करते हैं वो। हाँ, अच्छा उन्होंने बिहार में भी तो बातचीत में ये नहीं कहा ना सीमांचल में भी। हुँ, ये ओवैसी साहब जो हैं बिजली की, सड़क की, पानी की, पता है जनता जो है वो मूलभूत सुविधाओं की बात तो करते नहीं, मुसलमानों की हालत तो बद से बदतर होती जा रही है। बिल्कुल, सच्चर कमेटी की एक रिपोर्ट आई थी कि मुसलमानों की हालत दलितों से ही बदतर है, बदतर है। और हुँ, बदतर होती जा रही है। हुँ, ना रोज़गार है, ना घर-बार है, ना कारोबार है। मैं तो सच आपको बात। नारा दे रहा हूँ, हुँ, मुसलमानों के पास ना रोज़गार है, ना घर-बार है, ना कारोबार है। कारोबार है। और ना ये घर-बार की बात करते, ना ये रोज़गार की बात करते, ना ये हुँ, कारोबार की बात करते हैं। ये करते हैं कि बस ये हमारे बँटवारे की बात बस रहती है, मतलब तो हाँ, डिवीज़न की बात करते हैं बस। डिवीज़न की बात। हुँ, डिवीज़न की बात करते हैं बस। तो हुँ, इतिहास की लंबी चौड़ी पुरानी बातें सुनाने लगते हैं, तब ये हुँ, हुआ, तब वो हुआ। आप मुसलमान करते नहीं ना, डेवलपमेंट की बात करें। अभी तो बिल्कुल। बिहार में आपको पता है एक बहुत गंभीर बात आ गई है। हुँ, बिहार में ये चर्चा चल रही है कि मुसलमान जो है, वो उन राजनीतिक पार्टियों के साथ खड़ा होता है, जो विकास की बात नहीं करती। तो विकास पे तो भाषण ही हम लोग भी तो नहीं बोलते ना, आप समझो हमारे नेता भी नहीं बोलते। अभी हुँ, अफ़ज़ल अंसारी वहाँ गए, इन्होंने इनका मुख्य भाषण क्या था? ये बहुत सीरियस बात है ये। हुँ, इनका मुख्य भाषण क्या था? इनका मुख्य भाषण ये था कि मेरे घर में इतने विधायक हैं, तो में से एक घर में भी। कौन सुनेगा यार? एक हुँ, राजन का मुख्य भाषण क्या था? कह रहे मेरी कोई सुन नहीं रहा, मैं वहाँ सांसद हूँ, सरकार होगी तो मेरी सुनी जाएगी, इसलिए आप सरकार बनाओ। इमरान प्रतापगढ़ी का मुख्य भाषण क्या था? कि ओवैसी जो है वो जुबली हिल्स में जाकर के वो नवीन यादव के लिए वोट माँग रहे हैं, यहाँ आपसे दरी बिछाने के लिए कह रहे हैं। अरे तुम ओवैसी से लड़ने आए हो? ये कहो हुँ, हम सड़कें बनाएँगे, हम रोज़गार देंगे, हम पुल बनाएँगे, ये बिल्कुल। सीमांचल में बाढ़ रोकेंगे। हुँ, पूरा मुसलमानों का नेतृत्व जो है, कड़वी बात है माहिम, सड़ चुका है। हुँ, मुसलमानों के पास लीडरशिप है ही नहीं। सच बात है। मुसलमानों के पास लीडरशिप है ही नहीं, ये सिर्फ़ यही बोल ये अब वहाँ जाकर के ये आपस में लड़ते रहे, ओवैसी उनको कहते रहे, उनको वो कहते रहे, बस ओवैसी का हुँ, फ़ॉर्मूला इसलिए हिट हो गया, हालाँकि 5 ही सीटें मिली उनको, लेकिन उनका फ़ॉर्मूला इसलिए हिट हो गया, क्योंकि एक तो उन्होंने कैंडिडेट सिलेक्शन बहुत अच्छा किया, हुँ, एक तो दूसरा मुकेश साहनी वाला ही, तीसरा एक्सट्रीमिस्ट वाला, उनकी तीनों चीज़ें वहाँ चल गई। हुँ, लेकिन बात तो वो भी नहीं करते ना डेवलपमेंट पे। बिल्कुल। ना कारोबार पे करते, ना रोज़गार पे करते, ना घर-बार पे करते। इसके उलट भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया काम। हुँ, भाई उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने पैसा दे दिया ना, पैसा दे दिया, उनके घर बनवा दिए कुछ के, हाँ, कुछ को राशन दे दिया, तो इसलिए भी तो अभी आप डाटा निकलेगा तो मैं चौंकाने वाली बात बताता हूँ, कई लाख लोग निकलेंगे मुसलमान। हुँ, एनडीए को वोट किया होगा जिन्होंने, हाँ, गरीब मुसलमान ने खासकर किया होगा, किया होगा। क्योंकि उनको लगता होगा यार ये बड़ी-बड़ी बात करते हैं, ये हाँ, इससे हमें क्या मतलब? उनको जिस चीज़ से फ़ायदा इनके होगा। भाषण में फ़िलिस्तीन है। हुँ, इनके भाषण में फ़िलिस्तीन है, ठीक है, ज़ुल्म ज़्यादती हुई और मानवता के नाते से आलोचना करनी चाहिए, इनके भाषण में फ़िलिस्तीन है। इनके जैसे पहले कहते थे ना कि आप मुसलमानों को देखिए वो चाय की दुकान पे बैठ कर के ईरान की तोरान की बात करेगा, मगर हुँ, इस बात को नहीं करने का कि घर में बैठी हुई उसकी अम्मा ये कह रही है बेटा आटा ले आ। हुँ, कॉमन प्रॉब्लम है मुसलमानों की, बिल्कुल। ये कॉमन प्रॉब्लम है मुसलमानों की। आप बहुत बड़ा बैलून बना देंगे और हुँ, फिर फट से उसमें हवा निकल जाएगी। हुँ, ये समस्या कोई मुसलमान नेता बात नहीं करता, आप सोचिए। अभी किसी मुसलमान नेता का इंटरव्यू कीजिए आप, जब भी आप उससे ये बात करेंगे स्कूल, कॉलेज इनसे पूछ लो ना। हाँ, मैं कह रहा हूँ, मैं चैलेंज देके कह रहा हूँ, अतीक अहमद जो है कोई दूध का धुला आदमी था क्या? अतीक अहमद जो है जिसने कत्ल किए, ज़मीनें हुँ, कब्ज़ाई, कत्ल किए, नहीं पूछते? फिर हुँ, स्कूल, कॉलेज पूछो आप, इनसे पूछो आप। अंसारी परिवार साहब ने कितने स्कूल, कॉलेज बनवाए या आज़म खां साहब जो हैं, वो उन्होंने यूनिवर्सिटी हुँ, बनवाई ज़रूर, लेकिन उस हुँ, यूनिवर्सिटी में तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी रही ना, उनका कंट्रोल की थी। आजीवन वाइस चांसलर है ना वो। हुँ, तो विकल्प विकल्प रखना था। क्यों कोई सर सैयद नहीं आ रहा, कोई कोई जाके उसे यूनिवर्सिटीज़ नहीं वो कर रही। तो इश्यूज़ हैं, बहुत सारे इश्यूज़ हैं, वो इनसे इनसे बात नहीं होती। हुँ, देश अब इनको बताना पड़ेगा ना मुसलमानों को कि हम भी देश के डेवलपमेंट में सहयोगी हैं, बिल्कुल। ये सब नहीं करते वो। वो मुद्दों पे बात नहीं करते। अब देखिए, ऐसा नहीं है कि आप अच्छा करेंगे तो आपको कोई पसंद नहीं करेगा।
मोहम्मद सिराज जो है वो देश के लिए खेल रहा है तो पूरे देश का हीरो है ना वो। ऐसा तो नहीं कि जब कभी शमी की आलोचना होती है या शमी को ट्रोल किया जाता है तो अगर 4 आदमी उसको धर्मांधता में या किसी कारण से शमी के बारे में उल्टा-सीधा लिखते हैं तो 40 हिंदू ही ऐसे होते हैं जो जवाब देते हैं बहुत शानदार शमी बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा हम्म। किया, इसके कहने सुनने मत आना है मूर्ख आदमी। हाँ, बिल्कुल। हमें भी तो दिखाना पड़ेगा ना एक्चुअली हमारे पास भी प्रॉब्लम्स है। हम भी तो उन मुद्दों पे बात कर रहे हैं जो मुद्दे जिन पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। राष्ट्र निर्माण में मुसलमानों की सहभागिता भी होनी चाहिए। हम्म। नीड है ये नीड है, ये प्रॉब्लम है। ओवैसी भी वही काम कर रहे हैं, जज़्बातों का दौर नहीं है ये, बिल्कुल। ये स्किल का दौर है। हम्म। आप चाहते हैं कि अमित आपको सम्मान दे, तो आपको अमित का हाथ पकड़ के चलना पड़ेगा। हम्म। ये प्रॉब्लम है, ये ओवैसी के साथ भी प्रॉब्लम है, ये मुसलमान तमाम नेताओं के साथ प्रॉब्लम है। तो इस पॉलिटिक्स को बदलना पड़ेगा, थॉट को बदलना पड़ेगा, इस दिशा में बढ़ना पड़ेगा। विकास की बात करनी पड़ेगी, सड़कों की बात करनी पड़ेगी, स्कूल कॉलेज की बात करनी पड़ेगी, अस्पताल की बात करनी पड़ेगी, टेक्नोलॉजी की बात करनी पड़ेगी, आगे बढ़ने की बात करनी पड़ेगी और ईमानदारी से करनी पड़ेगी। करना भी पड़ेगा, सिर्फ बात नहीं करनी हाँ, पड़ेगी। जी। करना भी पड़ेगा, सही कह रही हैं आप माई। बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। तो हमारी बातचीत से आपने क्या सीखा और आपकी क्या राय है हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। धन्यवाद।